पेश करेगी। इस पर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आया और वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब ने वक्त की कमी को एक कमजोर आर्गूमेंट करार दिया। इसके अलावा आपने देखा कि आज शाम जो पीडीएम के उम्मीदवार हैं साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब, इनके साहबजादे अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो भी वायरल हो गई, जिसमें वो पीटीआई के एमएनएस को वोट जाया करने के तरीक़ाकार से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे, और खुद उन्होंने अब इस वीडियो की तस्दीक भी की अली हैदर गिलानी साहब ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो पीटीआई के एमएनए से मुलाकातें कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। इस पर भी हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद नाअहल करार दिया जाए और इस सिलसिले में एक रेफरेंस भी कल सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया जाएगा। जाहिर सी बात है, इस जो सेनेट इलेक्शन है इसकी शफाफियत के हवाले से सवालात उठाए जाते हैं। अब कल ये होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इस हवाले से ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट का सदारती रेफरेंस भी सामने आया। मीडिया में भी बहुत बहस हुई, इन नुकात पे गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हाफ में हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंवर दिलशाद साहब ने स्काइप पर, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, जो कि आपका बड़ा तजर्बा है, आपने बहुत से एज ए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सेट इंतखाबात का इनेकाद भी करवाया। मैं स्टार्ट करूंगा, ये जो वीडियो सामने आई है और अब बताया गया मीडिया इतलात के मुताबिक कि इसकी ऑडियो भी सामने आएगी, जिससे पैसों के लेन देन की भी बात हो रही है। साथ में अब्दुल सलाम अफरीदी साहब जो कि पीटीआई के एमपी हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि उनको भी पीएमएलएन के कैंडिडेट जो अब्बास अफरीदी साहब के मिडिल मैन की जानिब से कहा गया कि पैसे ले लिए जाएं और उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्पेसिफिकली स्पीकिंग, ये जो वीडियो सामने आई है हैदर गिलानी साहब की, इस पर आपकी क्या राय? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए, और क्या इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बल्कि हमारी इत्तलात के मुताबिक नोटिस ले लिया है, क्या कार्रवाई आपके ख्याल में होनी चाहिए? देखो, जाहिर है कि हुकूमत जो अपना रेफरेंस भिजवाएगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ऑडियो और वीडियो के साथ, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो कानून जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 उसकी रोशनी में इनको नोटिस जारी करेगा, अली हैदर गिलानी को भी जो रेफरेंस दाखिल करने वालों के खिलाफ भी, और साथ साथ जिनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं उनको भी नोटिस जारी होंगे। अब अगर वहां जाके इलेक्शन कमीशन के सामने हमने पेश होना है, बाकायदा हेड होगी, नोटिस जारी किए जाएंगे और बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, तो वो फिर इसके बाद तो खुद, चूंकि अली हैदर गिलानी ने खुद एतराफ़ कर लिया है जी मैं तो वोट मांगने गया था, तो उन्होंने कहा जी वोट तो ठीक है हम आपको देते या नहीं देते, लेकिन वोट को ज़ाया करने का क्या तरीका होता है, तो वो उन्होंने अपना ज़ाया करने का तरीका ही बता दिया। लेकिन पहली बात यह है कि जिस एमएनए या एमपीए ने, एमएनए है अली हैदर गिलानी गए तो एमएनए गए, तो वो एमएनए इंतहाई नालायक आदमी है। उसको ये नहीं पता कि जनाब वोट ज़ाया करने का तरीका ये होता है कि आपने प्रायोरिटी के आगे निशान लगा दें, क्रॉस लगा दें, तो बस वोट ज़ाया हो गया। अब उससे पूछता है कि वोट कैसे ज़ाया किया जाएगा, तो इंतहाई नालायक तरीन था ना मैंने, या वो एक साजिश के तहत उसने उसको अली हैदर गिलानी को ट्रैप करने की कोशिश की गई है। तो ये सारी चीजें जो है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान गौर खोज करेगा और उससे पूछेगा कि आप एमएनए हैं तो आपको ये नहीं कैसे ज़ाया होता है। तो लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन बड़ा पावरफुल, बड़ा मुस्तैद, बड़ा फहाल है, तो वो इसके बारे में अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी राय ले लेगा, एफआईए से भी लेगा, नादरा से भी लेगा, सबसे मशवरा करने के बाद ये केस बनेगा। लेकिन है ये केस जो है अली हैदर गिलानी ने जो किया, ये है तो बचगाना हरकत, कि ऐसी तरीके से बात करना, ये करना, ये है तो बचगाना हरकत। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है ये इसके बारे में मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करेगा। हुक्मरान जमात का फर्ज है, राइट बनता है, वो अपने करप्ट प्रैक्टिस के बारे में जो भी उनको मालूमात मिलती है तो वो इलेक्शन कमीशन को मदद करे, मानूत करे, और इसके बारे में कानूनी कार्रवाई तो ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वही करेगा। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि मेरिट पर इसकी तहकीकात होगी। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, वोट जाया करने की तरगीब देना, कंवर दिलशाद साहब, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी में शुमार होता है? ये करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आता है। आपका चूंकि इंतहाई संजीदा पीटीवी है और लिहाजा इसे हम बात आपके साथ खुल के करते हैं, बाकी जितने जो प्राइवेट चैनल हैं वो तो बड़ी हाश बाश बातें करते हैं ना, तो मैं आपको एक खिदमत में अर्ज करूं कि ये करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में तो आता है। जाहिर है तरगीब अगर उसने दी है, अगर तरगीब का लफ्ज इसमें आ जाए
तो फिर ये करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है। लेकिन ठीक। करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आने में तो ज़ाहिर है, फिर इलेक्शन कमीशन ने सारे सियाको सबाब को भी देखना है, सारा मामला देखना है। किसी को तरगीब देना, लालच करना, धमकाना, वो तो इस होता है कि खास तरीके से करप्ट प्रैक्टिस आते हैं। लेकिन यहाँ तो वो खुद बेखुशी कह रहा है ना कि जी मुझे बताएं कि वोट ज़ाया करने का क्या तरीका होता है। वो तो खुद पूछ रहा है ना अली हैदर गिलानी से। तो ये जो नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा, ये एक मैनिपुलेटेड सारा ये मामला हुआ है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान देखेगा कि इसके अंदर बदनीति कितनी है, हकीकत कितनी है, वो फैसला करेगा। इसके बाद आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा। बड़ा ज़ाहिर है, 4 मेंबर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 5 जजों पर मुश्तरक कमेटी बैठेगी, गौर खोज की जाएगा। लेकिन ये कहना ठीक है, तो जंग छिड़ रही है, नफसियाती जंग है, उस पर इल्ज़ाम तराशी तो होती है हर इलेक्शन में। कब ये कहना है कि जनाब इसको नाअहल करार दे दें इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन के पास तो भाई इख्तियारात नहीं है ना किसी को नाअहल करार देना। अच्छा। उसके लिए तो बाकायदा सर्विस ट्रिब्यूनल ही बनता है ना। अब आपने जितने सेनेट में कागजात नामजदगी दाखिल ठीक। किए, उनको जो है बाज रिटर्निंग ऑफिसर के पास केस किया तो उन्होंने कर दिया, लेकिन बाज के सर्विस ट्रिब्यूनल में गए ना, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने किसी को बहाल कर दिया, किसी को रिजेक्ट कर दिया। तो ये तो फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामलात में आता है ना। इसमें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो किसी को नाअहल कराने की पोजीशन में नहीं है। ओके, ये तो आपने बता दिया। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की राय आई थी कि अगर आप इसको जदीद टेक्नोलॉजी के साथ ट्रेसेबल कर लें बैलेट पेपर को, तो इलेक्शन कमीशन के पास ही इसका इस्तेकाक होगा कि वो जान सकेगा कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस या कोई ऐसी बदनीयती या कोई हेरा फेरी का अमल नहीं हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कंवल निशात साहब, जो उनकी प्रेस रिलीज आई है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, वक्त की तंगी की वजह से, जबकि हुकूमत का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये घंटे 1.5 घंटे में ये मामला हो सकता है और हम सपोर्ट देने के लिए तैयार थे। इस पे आपका क्या कमेंट है? आप समझते हैं अगर बैलेट पेपर की ट्रेसेबल हो जाए तो ये इश्यूज नहीं है? क्योंकि मैं सवाल करता चलूं, अब्दुल सलाम अफरीदी साहब भी इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्हें भी करोड़ों रुपए की ऑफर हो रही है केपी में। उसका सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तो पावर ही नहीं है कि आपके बैलेट पेपर में कोई तब्दीली कर दे। अच्छा। अब फवाद चौधरी बरिस्टर है, हमारे बड़े गहरे दोस्त हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश ये करूंगा कि आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के पास तो उसके कॉमा और फुल स्टॉप लगाने के भी इख्तियारात नहीं है। तो अब वो उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी लगाते हैं बैलेट पेपर पर, किस कानून के तहत लगाते सुप्रीम हैं? कोर्ट की तो राय के इलेक्शन कमीशन मुताबिक ने तो जाहिर है ये कंवर साहब, सुप्रीम नहीं, कोर्ट जो बाद 5 में रुकनी फवाद चौधरी बेंच साहब था। बरिस्टर है, हमारे दोस्त हैं। नहीं, मैं आप आपसे चीजें सवाल कर रहा हूं। पूछें कि इलेक्शन कमीशन तो बैलेट पेपर पर कहीं निशान लगाना या कामा लगाना, फुल स्टॉप लगाने की इनके पास इख्तियार नहीं है। सर मेरा उसके सवाल लिए बाकायदा कानून साजी करनी पड़ती है। मेरा सवाल तो फवाद अब ये चौधरी साहब के हवाले बैलेट से नहीं पेपर है। पर अगर उन्हें निशान लगाना है, कंवर साहब, मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच की जो राय है उस हवाले से सवाल है। जब उन्होंने कहा है कि जी आप इसको ट्रेसेबल कर सकते हैं, एब्सोल्यूट नहीं हो सकती सीक्रेसी, तो उसका फायदा उठाया जा सकता था। नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है ना। राय मानना ना माने तो इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, सावधीद है। वही राय है ना, सुप्रीम कोर्ट की वही राय, इलेक्शन कमीशन की राय। इलेक्शन कमीशन राय ये दाखिल कराई थी कि जब तक कानून साजी नहीं होती तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये गैर कानूनी है। ये उन्होंने अपनी राय दे दी। अच्छा। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी ठीक। कि भी आप इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत इसमें कोई डिवाइस करें। तो फिर इलेक्शन कमीशन कहेगा ना डिवाइस तो हम लगा देंगे जनाब, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब या ऑनरेबल जस्टिस साहब, हमें ये बताएं कि कानून साजी तो हमारे पास इख्तियार नहीं है ठीक। कि हम कानून साजी, जब तक कानून साजी नहीं होंगे हम पेपर में तो नुक्ता क्या फुल स्टॉप भी नहीं लगा सकते। तो ये सब चीजें तो हैं, ये गवर्नमेंट को भी पता है, मिनिस्टर को भी पता है, लॉ मिनिस्टर को भी पता है, सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन के पास तो इख्तियारात ही नहीं है। या अगर आप जब मैंने एज ए साबिक फेडरल सेक्रेटरी मैंने इसहाक डार साहब को तजवीज पेश की कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को वही इख्तियार दे दे जो इंडिया में है। इंडिया के इलेक्शन कमीशन को कानून साजी के इख्तियारात है। अच्छा। अगर पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा, कोई इमरजेंसी आ गई, आप कानून साजी कर लें, आप आपने कानून बना लें, इसके बाद 6 महीने के बाद आवान जरिए में बिल पेश कर दे, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो तो कानून साजी की तो इजाजत दी हुई है इंडियन इलेक्शन कमीशन में। जो हमने कहा कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को अब आपको इजाजत दे दें, तो उस वक्त जो 26 रुकनी कमेटी थी जिसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी बैठे हुए थे, सब ने रिजेक्ट कर दिया। तो 2017 में जो ये इलेक्शन लॉज बने जिसके तहत इलेक्शन कमीशन बख्श बहुत से इख्तियार दिए गए, आप समझते उसमें इसको शामिल होना चाहिए था? जब ये सारे बातें करते हैं, सारी बातें कहते हैं, तो इसमें इन्होंने इस इस्लाहत जो कमेटी थी ज़ियाद अहमद की,
पूछे रजाद अहमद ने, जब 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 चीफ इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा रिक्वेस्ट की कि हमें इंडियन इलेक्शन कमीशन के इख्तियार दिए जाए, तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो थे बाबर बाबर फतेह बाबर उकबा ने निकाल दिया, ठीक। आप जाए बाहर। तो आप ये इलेक्शन को आपने इख्तियार दिए और इसके बारे में आप ये कहते हैं कि जी आप खुद ही कर लें, फातू साहब कहते हैं जी खुद ही कर लें, आधे घंटे में कर लें। आधे घंटे में कैसे कर लें भाई, आपने इख्तियार दिए इनको कानून साजी करने के। ठीक। ये चीजें तो बात आपको समझाना चाहिए हमारे फेडरल मिनिस्टर साहब को कि जनाब आपके पास ये कानून के इख्तियारात ही नहीं है। अब इन्होंने इजाजत दे दी है, इलेक्शन तो करवा लें 3 मार्च को जैसे हमारा पास्ट प्रैक्टिस है, लेकिन इसके बाद उन्होंने कमेटी बना दी जिसमें एफआई के डीजी या चेयरमैन नादरा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन बैठेंगे, फैसला करेंगे। इसके बाद तो कानून साजी हो जाएगी। हुकूमत के लिए कानून साजी बड़ी आसान हो जाएगी, मार्च में इनको मेजॉरिटी मिल जाएगी सेनेट से, तो बड़ी आसानी से जहां जहां भी कानून साजी करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये कहना है जी आधे घंटे में हो गया या कमजोर फैसला था, तो मैं तो कहूंगा चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं तो आप सुबह ही लगा दे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि आज अभी कौन सा कमजोर फैसला था। चले, ये भी आपकी गुफ्तगू सामने आ गई, जो आपका ओपिनियन है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर फैसल जावेद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा कायमा कमेटी बराए इत्तलात के चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। फैसल जावेद साहब शुक्रिया। बताइएगा, स्टेक्स आर वेरी हाई, कल इंतखाबात का मैदान सजने जा रहे हैं। हम देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की भी मुलाकातें हो रही हैं मेंबरान असम्बली के साथ। ये जो सर इशू सामने आया है हैदर गिलानी साहब की वीडियो का, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस ले लिया है। पीटीआई आपकी पार्टी का मौकफ है कि यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिया जाए। अभी मैं गुफ्तगू कर रहा था कमर दिलशाद साहब के, वो कहते हैं ये तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतों के मामलात हैं और साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास वो ताकत कानून में नहीं है कि वो कोई कौमे की भी तब्दीली कर सके। तो ये क्यों कर कहा जा रहा है कि जी वो जदीद टेक्नोलॉजी की जो सुप्रीम कोर्ट की राय आई थी वो बगैर कानून साजी के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें रद्दोबदल कर दे और वक्त की कमी जो है वो जेन्युइन रीजन है। क्या कहेंगे इन तमाम नुकात के हवाले से फैसल जावेद साहब? देखिए, सबसे पहले तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपिनियन में भी लिखा है कि ये कानून के अंदर है कि इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम के लिए मेजर्स करेगा और मजाज है इसका, और ये कानून के अंदर ये चीज है, आज से नहीं है पहले से है। इलेक्शंस आर हेल्ड फेयरली, ऑनेस्टली, जस्टली, ठीक है जी, इन अकॉर्डिंग विद द लॉ, नो करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व, और गार्ड करेगा अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस, तो ये कानून के अंदर है। तो इस तनाजुर में ये जरूरी है कि जी इमरान खान साहब क्यों इतना जोर लगा रहे थे कि शफाफियत लेकर के आए, क्यों कह रहे थे कि ओपन बैलेटिंग लेकर के आए, क्यों लेकर आए आईनी तरमीम पार्लियामेंट के अंदर जिसे अपोजिशन ने मुस्तरद किया। ये चीजें जो सामने आती हैं इससे पता चलता है कि अपोजिशन ने क्यों मुस्तरद किया था, क्योंकि ये जानते थे कि इन्होंने ये लेन देन करनी है, खरीदो फरोख्त करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि अगर ओपन बैलेटिंग हुई तो इनका तो कारोबार ठप हो जाएगा, ये तो इलेक्शन जीत ही नहीं सकते इसके अलावा। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि क्यों इमरान खान साहब ये सारे मेजर्स ले रहे थे। दूसरी चीज, इमरान खान साहब प्रैक्टिकल चीज करने के कायल हैं, सबसे आए हैं। अब हमारी पार्टी के 20 MPs को फारिग किया था इसी चीज के ऊपर, एक्शन लिया था ना। आज जब हम कहते हैं कि जी ये कैसा इलेक्शन हुआ जिसमें आप इलेक्शन से पहले वोटर्स को ये कह रहे हैं कि जी आपने अपनी वोट जाया करनी है, ठीक है जी, जाया करिए, और फिर एतलाफ भी करते हैं, तो ये सारी चीजें तो सबके सामने हैं, इसके बाद क्या रह जाता है? तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, जो भी है। देखिए कन्वर दिलशाद साहब जो भी कह रहे हैं, ये जो भी कानूनी रास्ता है, हम तो ये कहते हैं, हम ये थोड़ी कहते हैं कि आउट ऑफ द वे जाके कानून से अलग कोई चीज निकाले। नो भाई, कानून के अंदर रहते हुए जो चीज हो सकती है ना वो करनी चाहिए। फैसल साहब, ये तो आपने कहा कानून के मुताबिक जो चीज हो सकती है वो करनी चाहिए। ये सवाल सामने आ रहा है क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त ऑपोजिशन नहीं, तो लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट। क्या वजह है कि हैदर गिलानी साहब की भी मुलाकात पीटीआई के MNA से हो रही है, सिंध असम्बली में भी आपके MPA शहरियार खान शर, मोहम्मद असलम अबड़ो, करीम गबोल साहब ने तो फिर कह दिया कि जी उनको हब से बेजा में रखा जा रहा है और उनको नहीं वोट आजादाना तौर पर नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के MPs और MNAs क्यों कर राब्ते में हैं, ये सवाल तो उठता है, जबकि आप लोगों ने एक मिसाल भी कायम की है 20 MPs की। क्या वजह है जो सेनेट के जो कैंडिडेट्स लेकर आए हैं उनसे मुतमईन नहीं है, या आप समझते कोई और रगबत है? इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के 20 MPs को फारिग किया,
बात यहाँ पे ये है कि कौन सौदागर कौन है जी, कौन निकला हुआ है मार्केट में लेके ब्रीफ केस, कौन वोटों को खरीद रहा है, कौन ये हरकतें कर रहा है, कौन इस तरह से कर रहा है। और जो जहाँ तक इस वीडियो का ताल्लुक है, हमें नहीं पता इसमें कौन है, इसमें अच्छा। क्या पीटीआई है या नहीं, हमें कतई इस चीज का इल्म नहीं है, ठीक है ना जी। और ये जो दूसरा, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये एक्सपोज हो गए हैं, उन्होंने तो आके एडमिट कर लिया ना, उन्होंने तो कह दिया हाँ जी नहीं था। तो बाकी कौन लोग हैं ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसीलिए तो हम कहते हैं, हम देखिए हम ओपनली कहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, ठीक है। और आप ये देखिए इस पे असल नुक्ता जो निकलता है ना जी, वो आज कौम देख रही है, उनको पता है कि इमरान खान खड़े हैं और बाकी लोग किधर खड़े हैं। इमरान खान खड़े हैं करप्शन के खिलाफ, इमरान खान हर सतह से करप्शन के खात्मे के लिए खड़े हैं, और अपोजिशन वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये सारे हर सतह की करप्शन का तहफ्फुज़ चाहते हैं। ये पाकिस्तान इस तरह से आगे नहीं जाएगा भाई। अब पाकिस्तान में जो आगे जाना है, वो जब तक हम करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे, कोई और रास्ता नहीं हमारे पास आगे जाने का। ये लुब्बे लुबाब है इस पूरी चीज का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अब आप समझते हैं कि कल के इंतखाबात का जो भी नतीजा आता है, और अगर आपकी जमात जो कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है, आपकी जिस तरह की सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में अददी तादाद है कि अक्सरियती जमात बनेगी और आपके लाइस के साथ आपकी मेजॉरिटी आ जाएगी, तो आप समझते हैं कि आर्टिकल 226 में तरमीम करना वक्त की जरूरत है, ताकि सदारती रेफरेंस या ओपन बैलेट इलेक्शन कमीशन आप कानून में ही बदल दें और ओपन बैलेटिंग को लें, ताकि वंस फॉर ऑल ये सेटल हो जाए। बिल्कुल जी, हमने एक कोशिश इसकी की है। इन्होंने वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रिजेक्ट की है ओपन बैलेटिंग के ऊपर। हम इसके बाद दोबारा जब हाउस फुल हो जाएगा, हम दोबारा इसके ऊपर जाएंगे और दोबारा से हम आईनी तरमीम लेके आएंगे, ताकि ये हमेशा से जो ये लेन देन का चक्कर है ये खत्म हो जाए और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। और सेनेट के इलेक्शन का मतलब कि जो असेंबलियों के अंदर पार्टी की जो नुमाइंदे हैं, जितने भी हैं, उसी बेसिस पे, उसी तादाद के मुताबिक सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो भी कानूनी है। तो उस कानून को पूरी तरह से नाफिज करना जो है, ये है जरूरी काम। और उसके लिए जो भी मैय्यज लेने चाहिए, खास तौर पे आईनी तरमीम करके आप सेनेट की इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करें। फैसल जायद साहब, चूंकि आप खुद भी सेनेटर हैं, लेजिस्लेटर हैं, ये अक्सर आपके जो सियासी मुखालफीन है वो कहते हैं जमीर के मुताबिक जो है लोग वोट देख सकते हैं, इसलिए फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जहन में ये था कि इसको सीक्रेट रखा जाए और डिफेक्शन क्लॉज भी लागू नहीं होती। आप समझते हैं वोट जमीर के मुताबिक हो या बस जो भी कैंडिडेट हो पार्टी वाबस्तगी के मुताबिक होना चाहिए? यहाँ जमीर के मुताबिक नहीं होता ना, यहाँ ब्रीफकेस के मुताबिक होता है ना। मसला ये है, जमीर के मुताबिक हो तो फिर ओपनली करे ना आप अदवार आप कहें जी मैं इसको वोट दे रहा हूँ, मेरा जमीर ये कहता है, खुलेआम आपके कहें दे वोट, कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ जमीर ही नहीं है, यहाँ तो ब्रीफकेस है, यहाँ तो पैसे हैं, मतलब इस तरह से होता है यहाँ पे। हम तो इस चीज की रोकथाम चाहते हैं। अच्छा, ये मुझे जरूर बताइएगा कि ये फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, शहबाज गिल साहब ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई थी उसके बाद ये काम घंटों का था कि बैलेट पेपर को ट्रेसेबल बनाया जा सकता था या है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एलामी आया है कि ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, वक्त की कमी की वजह से नहीं किया जा सकता। आपकी क्या राय है, क्या ये डूएबल था या इट वॉज टू लेट, क्योंकि कल इलेक्शन अब होने हैं, कल सुबह? देखिए, एक इसमें ये भी पहलू है, क्योंकि मैं हेयरिंग में भी था और वहां पे इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल मौजूद अदालत के सामने ये कहा था कि जो भी फैसला आएगा वो उसको करेंगे इम्प्लीमेंट। और खुद मुझे याद है कि इलेक्शन कमीशन ही के नुमाइंदे ने, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा था कि अगर ये फैसला आप 28 या एक दिन 2 दिन पहले दे दे तो हमारे पास, हमने बैलेट पेपर्स को छुपवाना होता है। तो ये बात भी हुई थी और मौजूद अदालत ने वो बर वक्त फिर फैसला दिया। तो मेरा ये ख्याल है कि हाँ, क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है और कोई भी इस तरीकाकार हो सकता था कि आप इसे ट्रेसेबल बना सकते थे। हतमी जो इसकी सिक्रेसी है उसको खत्म कर सकते थे। एब्सोल्यूट सिक्रेसी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो उसके लिए किया जा सकता था, आधे घंटे में, पौने घंटे में भी हो सकता था। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने इस पर बड़ी नजरसानी की, वो बैठे गौर फिक्र के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। दोनों ही जो है, मैं समझता हूँ कि फवाद साहब ने भी जिस तरह से बिल्कुल ठीक कहा कि एहतराम है दोनों का। लेकिन बहरहाल एक नुक्ता नजर इसमें यह भी है, खास तौर पे यूथ के अंदर जो टेक्नोलॉजी को ज्यादा जानते हैं और इस किस्म की चीजें उनको करनी भी आती हैं, इसका हल तो जाहिर है इस मॉडर्न दुनिया में इसका हल तो मौजूद था, ये जल्दी हो सकता था।
ठीक है, मुझे फैसल साहब एक पॉलिटिकल क्वेश्चन आपसे करना है। पीडीएम आज उन्होंने इशाइया दिया है, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस की विक्ट्री होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जोराना दिया है और उसमें फवाद चौधरी साहब ने बताया कि 176 एमएनएस ने शिरकत की। दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब कल इस्लामाबाद तमाम नजरें इस्लामाबाद पे मरकूज होंगी, कांटेदार मुकाबला मुतवक्की है। आप जाहिर बात है यू आर वेरी मच आइडियोलॉजिकल पीटीआई, सर क्या कहते हैं ये क्योंकि वोट भी सीक्रेट बैलेट के थ्रू हो रहा है और ट्रेसेबल भी नहीं है, दोनों तरफ से जीत के दावे हैं, तो सरप्राइज आएगा या नहीं, जो अददी हैसियत उसके मुताबिक ही नतीजे आएंगे? देखिए, एक तो कांटेदार मुकाबला बिल्कुल भी नहीं होगा, ये अच्छा। वन साइडेड होगा। हफीज शेख साहब आराम से जीत जाएंगे। और जो दूसरी बात होने क्या है कि डेमोक्रेटिक फोर्सेस, तो वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस तो जीतेंगी, वो हमें वो है करप्ट फोर्सेस हैं जो कि शिकस्त से दो चार होंगी। और ये बिल्कुल इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। और बिल्कुल आपने ठीक बात की, जो असेंबली के अंदर नंबर्स हैं उसी के मुताबिक जीत बनती है हफीज शेख साहब की, और वो जीतेंगे इंशाल्लाह। ज्यादा दूर नहीं, कल शाम को रिजल्ट आ जाएगा और पता चल जाएगा। अच्छा फैसल भाई, आप पिशावर में हैं, अब्दुल सलाम अफरीदी साहब आपके एमपी कभी बयान में सुन रहा था, उन्होंने कहा उनको भी पैसों की ऑफर हो रही है और पीडीएम ने भी वहां पर इकट्ठ अपना बनाया है केपी में। सर क्या इस हवाले से आपके एमपीएस जो हैं, जाहिर बात है आप लोगों के भी राब्ते होंगे और आप नहीं चाहेंगे कि 2018 की जो वीडियोज आई थी उनका सीन रिपीट हो, तो उस हवाले से कुछ बताएंगे पीटीवी के व्यूअर्स को? हम तो यही कहेंगे कि इमरान खान साहब ने इसीलिए कहा था कि इसको ओपन बैलेट करें, क्योंकि इलेक्शन में लेन देन होती है, पैसे का कारोबार चलता है, मंडी चलती है, और वो जहाँ जहाँ इलेक्शन होती है ये होता है। और इसको 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 इमरान खान साहब ने रोकने के लिए मैयज भी दिए, और इस पे हम बड़े क्लियर हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, बहसीयत पाकिस्तानी और बहसीयत मुसलमान, कि अल्लाह को जवाब देना है जी, सबने अल्लाह को जवाब देना है। अभी थोड़ी देर के लिए आप पैसा ले भी लेंगे, आपको समझेंगे कि आपको पैसा मिल गया, लेकिन आपकी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। ये आप अपने बच्चों को ये खिलाएंगे हराम की कमाई। ये आम सवाल है। पंजाब में बड़ा एक इत्तेफाक राय सामने आया, मैं फैसल जावेद साहब आपसे उस पर जरूर जवाब देना चाहूंगा। 5 जो आप लोगों की न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी पंजाब असेंबली में, आपको 5 सीटें मिली, एक आप लोगों की अलाइज को मिली, कामिल अली आगा साहब को, और 5 नून लीग को मिली। एमिकेबली हो गया, कोई एक्सचेंज ऑफ मनी, कोई इल्जाम तराजी दुश्मन तराजी नहीं हुई। सर क्या ये केपी और बलूचिस्तान में रिप्लिकेट नहीं हो सकता था? बिल्कुल अनवर रसूल साहब, 100% आपने ठीक बात की। ऐसा ही होना चाहिए, यही कहता है कानून, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जितनी तादाद है फैसला करो, इलेक्शन करना है इलेक्शन करो, अनअपोज करना है करो, बात खत्म करो। और ऐसा ही कानून भी कहता है और ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो इस चीज का कायल हूं कि सेनेट की इलेक्शन या डायरेक्ट होनी चाहिए या फिर इलेक्शन भी पार्टी लिस्ट पे फैसला हो जाना चाहिए। और अगर इलेक्शन करते हैं तो ओपन बैलेटिंग से होना चाहिए, ताकि फेयर जो जमहूरियत की असल जो रूह है वो इसी में है। सेनेट की इलेक्शन के जो स्पिरिट है वो इसी में है कि तमाम सूबों से जो भी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है उसकी रिफ्लेक्शन हो सेनेट के अंदर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसा पंजाब में हुआ है वैसा ही बाकी जगहों पे भी होना चाहिए। सर क्या प्रोजेक्शन है आपकी, कितनी 28 सीटें हो जाएंगी, 29 हो जाएंगी? और ऑन अ लाइटर नोट, आपने भी केपी से सेनेट का इलेक्शन लड़ा, कितने पैसे आपके लगे थे फैसल जावेद साहब? मैंने जमा भी कराए थे, 4,735 रुपया लगा था जी। 4,735, इतना सस्ता आपने कैसे? यहाँ तो हमें करोड़ों का और 5-5 करोड़ और 6-6 करोड़ की ऑफर बताई जाती है मीडिया में। एक तो वो फी होती है ना जब जमा कराते हैं, मैं ख्याल है वो 15,000 कितनी, उसके अलावा 4,735 रुपए लगे थे। और वो इसलिए कि पेशावर आने जाने का कुछ खर्चा था, रास्ते में पकोड़े खाए थे, कुछ प्रिंट आउट लिए थे जो जमा कराने थे इलेक्शन कमीशन में, और एक स्टेपलर भी खरीदा था जिससे नथी किया था उन पेपर्स को। तो वो मैंने सारे हिसाब किताब भी रखा था, तो इतने पैसे लगे थे। लेकिन फिर आपके सामने ही था जो कुछ हुआ उस इलेक्शन में भी, कितने करोड़ों रुपए चले थे। तो दुख होता है, एक तरफ इमरान खान है जिधर उनका एक नुमाइंदा 4,735 रुपए में सेनेटर बन रहा है, और दूसरी तरफ एक मंडी लगी हुई है। तो सर ये सिलसिले को तो खत्म करना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए टुवर्ड्स द एंड। सर बताइएगा क्या प्रोजेक्शन है आपके जहन में, कल जब हम ये शो कर रहे होंगे पीटीआई जो सीटें आपकी 28 से 29 सेनेटर्स बना पाएगी और एलाइज के साथ, क्योंकि आप लोगों को ये था कि आपका जो रिफॉर्मिस्ट एजेंडा है उसमें लेजिस्लेशन में सबसे बड़ा इरिटेंट सेनेट से पास आपके बिल्स नहीं होते, उस थ्रेशोल्ड को
अचीव कर लेंगे, सेनेट का कंट्रोल हासिल कर लेंगे? बिल्कुल, हम अपने इत्तेहादियों के साथ मेजॉरिटी में होंगे सेनेट में इंशाल्लाह, और कल जो हमारी जायज सीटें बनती हैं सारी इंशाल्लाह वो हम जीतेंगे सारी की सारी, और फिर सेनेट के अंदर हमारी मेजॉरिटी होगी, और हम जो कानून साजी का अमल है, जिस तरह आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, कानून साजी का जो अमल है उसमें फिर तेजी आएगी, जहाँ पे सेनेट के अंदर बहुत सी चीजें हमारी रह जाती थी। मेरे अपने 3-4 बिल्स ऐसे इंपॉर्टेंट थे जो रह गए थे, प्राइवेट मेंबर बिल की बात कर रहा हूँ, और हुकूमती बिल तो जाहिर है अपोजिशन मुखालफत करती रही, तो वो अब उसमें आसानी होगी। और इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर आज एक बात की है, ज़राने में भी उन्होंने कहा है कि हम जितने भी सेनेट के अंदर है, नेशनल असेंबली के अंदर या सूबाई असेंबली के अंदर जो है, हम आए हैं कौम के लिए कुछ करने के लिए, हम अब गरीब के हालात बेहतर करने के लिए। तो हमारी सारा जो फोकस होगा वो आम आदमी पे होगा, कानून साजी के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, सारी चीजों के हवाले से। और आप देखेंगे कि सेनेट की इलेक्शन के बाद हमारे पाकिस्तान के हालात तेजी से बेहतरी की तरफ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पहले हमारे आड़े बड़ी चीजें आ जाती थी, तो अब इंशाल्लाह हमारी मेजॉरिटी होगी तो हमें आसानियां पैदा होंगी, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे ताकि हम इस कौम को, मुल्क को आगे लेकर के जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की। व्यूअर्स, हमने एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा कंवर दिलशाद साहब, फैसल जावेद साहब। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अपोजिशन का भी नुक्ता नज़र लेंगे। ये जो वीडियो सामने आई हैं और जो व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, इसने दोबारा से बहुत से सवालात, संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। और अब खुशाइंद बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लेते हुए इस हवाले से कहा है कि वो मेरिट पे तहकीकात करेगी। ज़रूर इस तमाम चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए ताकि जो धब्बा लग जाता है इलेक्शन की शफाफियत पे, ये धब्बे को हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है सेनेटर आजिज धामरा साहब ने, जो सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी सिंध हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं, उनके मरकजी रहनुमा है। धामरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। धामरा साहब, सेनेट का मैदान सज रहा है, कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन आपसे कबल भी मैं फैसल जावेद साहब से गुफ्तगू कर रहा था, जो वीडियो सामने आई है अली गिलानी साहब की, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि पीटीआई के एमएनएस को वोट ज़ाय करने का ये तरकीब है, उनको तरगीब दे रहे हैं सर। और इसके साथ साथ अब्दुल सलाम आफरीदी साहब भी पीडीएम के, बल्कि नून लीग के सेनेटर जो रह चुके दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पैसों का लेन देन के लिए ऑफर्स हो रही हैं। तो आप, और आज जो सिंध असम्बली में हुआ गुत्थम गुत्था दक्कम पेल हुई, पीटीआई के जो मुनरिफ एमपीएज और पीटीआई के एमपीएज और फिर पीपल्स पार्टी वाले भी शामिल हो गए। सर, ये तो बड़ा अजीब सी तस्वीर नहीं पेश कर रहे? जो खदशात का इजहार किया जा रहा था, ये खदशात सच नहीं साबित हो रहे। और दूसरी तरफ गिलानी साहब को धचका नहीं लगा जब उनके बेटे ने एक्सेप्ट कर लिया कि जी मैं तरगीब दे रहा था वोट जाया करने के हवाले से, सर इखलाकी तौर पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहां तक आपने सेनेट इलेक्शन के हवाले से बात की, तो शुरू से लेके 2-4 माह पहले से ही, जब ये इलेक्शन करीब आ रहे थे, पीटीआई के अंदर जो है वो परेशानी का जो एक जिन था वो बोतल से बाहर आना शुरू हो गया। और आपने देखा कि किस तरह ये इस इलेक्शन को एक तो कंट्रोवर्शियल और इस इलेक्शन से भागने की पूरी कोशिश की उन्होंने। कभी बेचारे जो सदर हैं उनको इस्तेमाल किया, और पहले की तरह इस बार भी उनकी जो एक एडवाइस के लिए उन्होंने भेजा था रेफरेंस, वो किस तरह वापस हुआ। और उसके बाद जो मेन पाकिस्तान की जो पार्टियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो आवाजें आई और सबसे ज्यादा जो परेशानी का सबब बनी, वो खुद पीटीआई थी। अब मिसाल के तौर पर ये वीडियोस अगर हैं तो ये पहले भी आ सकती थी, मगर एक दिन पहले लाके सारे इस सिस्टम से भागने की कोशिश। सबसे पहले अगर इल्जाम लगा था किसी पार्टी के अंदर टिकट बेचने का, तो वो पीटीआई के अंदर से लगा और इन्हीं के अराकीन से लगा। वो कहते हैं हमने 20 को निकाला, क्योंकि मैं आपको पता है डेविल्स एडवोकेट करूंगा, उन्हें निकाला। लेकिन मैं चाहूंगा भी देखें दामरा साहब, ये जो वीडियो, आपका सवाल, आपका इतराज ठीक हो सकता है टाइमिंग्स का, लेकिन सर मैं ये कह रहा हूं कि इखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे ये काबिल इतराज बात नहीं है कि वोट जाया कर देने की तरगीब दी जाए? मैं एक थोड़ी हिस्ट्री से आ रहा हूं ना। वो जो आपने कहा ना 20 लोगों को निकाला, वो मुनाफिकत थी। अब अगर आप कहेंगे कि 20 लोगों को उन्होंने निकाला, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सुल्तान साहब हैं, जो लॉ मिनिस्टर थे, उसको काबीना से क्यों निकाला भाई? अगर इसलिए निकाला कि वीडियो आई और उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, और उससे फिर मुलाकातें करके उससे फिर वोट लेने की क्या तुक बनती है? जब आप क्रेडिबल बनते हैं इतनी सच्चाई के, आप ये ऐलान कर देते कि आपके ऊपर ये करप्शन का इल्जाम है, आपने वजारत से भी निकाल दिया है, तो आप उसे वोट भी ना लें।
नंबर वन। और दूसरी बात, कैटेगोरिकल इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो गवर्नर हैं वो इस इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकते। आपको ये मालूम है कि जो सिंध के पीटीआई के लोग हैं वो गवर्नर सिंध पे इल्जाम लगा रहे हैं कि गवर्नर हाउस में ये सारी खरीदो फरोख्त हुई, नंबर वन। और दूसरी बात, कल से जो मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की जो है वो धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ऐसे शख्स को जो गवर्नर पंजाब हैं और जो माजी में सेनेट की इलेक्शन में 22 वोट ज्यादा लेके आए थे चमक के बुनियाद पर, उसी शख्स को प्राइम मिनिस्टर साहब अपने साथ बिठा के और अराकीन से ये तो सर करवा रहे हैं। हो गया, आपने जो बुराई करनी थी कर ली पीटीआई की। मेरा सवाल ये है कि जो वीडियो सामने आई, आप समझते इसकी तहकीक होनी चाहिए और क्या अली गिलानी साहब को तरगीब देनी चाहिए? वोट जाया, ये अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे गलत बात नहीं है? देखे पहली बात कि उस शख्स ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर वो मंजर से गायब होता, फोन अटेंड नहीं करता, मीडिया टॉक नहीं करता, तो फिर मैं ये कहता आपको कि जी ये बात हो गई है। उन्होंने अपनी इस बात की जस्टिफिकेशन इस तरह दी है कि सारी वीडियो में कहीं भी पैसे की लेन देन नहीं है, इनके लोग मायूस घूम फिर रहे हैं, ये मायूसी के आलम में हर किसी से राब्ता कर रहे हैं। सिंध में क्या हुआ, जिसके ऊपर रात इल्जाम लगा कि 3 अराकीन जो है वो अगवा है, अगर अगवा थे तो फिर असेंबली में कैसे आए? तो ये अगर असेंबली में आए तो बाकी 2 अफराद ने, करीम गब्बोल साहब ने क्यों कहा सर? तो करीम गब्बोल साहब ने क्यों कर कहा और वो क्यों इतने ज्यादा? अच्छा, करीम गब्बोल साहब की मार पिटाई, आपने कहा ना पीपल्स पार्टी बीच में आई, वो उसकी जान छुड़ाने के लिए बीच में आई। और दूसरी बात कि गब्बोल साहब ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप वो फुटेजेस देख रहे हैं जी जी, किस तरह उनको गन पॉइंट पे पीछे से थप्पड़े पड़ रही हैं, उनको मार पड़ रही है और सब उसको माइक आगे करके देते बोलो बोलो बोलो। ये धमकी आमेज लहजा था, वो हार्ट अटैक होने वैसे होना क्या चाहिए? दामरा साहब मैं आपसे जानना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए ये काबिल एहतराम एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, आप समझते हैं वोट मांगना हर किसी का हक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जाहिर बात है देखिए आप पीपल्स पार्टी के, आप भी दामरा भाई आप भी आइडियोलॉजिकल बंदे हैं। आपने तो एक खत लिखा है, उन्होंने तो खुद बहसियत रुकन कौमी असेंबली इमरान अहमद न्याजी से भी खत लिखा है, उसका जवाब भी आज आ गया है, वो कैंडिडेट है, आज जवाब भी आ गया है। 176 मेंबरान असेंबली ने जो आज दौराना हुआ था पीएम का जवाब दे दिया और उन्होंने कहा गिलानी साहब आप जो है आप पे, और वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जी वो हार की बात की है, करप्शन की बात की है, बदनवानी की बात की है, सर उनका ये राइट है, उनका राइट है। अगर गिलानी साहब ने खत लिखा और उन्होंने वोट देने से जवाब दे दिया, कल इलेक्शन होगी वो वोट नहीं देंगे, गिलानी साहब हार जाएंगे, मिसाल के तौर पर अगर कह रहा हूं। तो ये परेशानी क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इस बात से, एटीट्यूड से ये साबित कर रहे हैं कि वो अपने अराकीन से नहीं मिले थे, इसलिए वो उनसे मिल रहे हैं पहली मर्तबा। ये तो तमाम अराकीन को थैंकफुल होना चाहिए और हो भी रहे हैं अनऑफिशियली, तमाम पीपल्स पार्टी की क़यादत का, पीडीएम की क़यादत का, कि आपने वज़ीर आज़म को मजबूर तो कर दिया कि वो हमसे मिल तो रहे हैं, दीदार तो करा रहे हैं, तो ये तो अखलाकी तौर पर वो नीचे आए हैं, पीछे हुए हैं, वोट नहीं देना तो ना दे। अच्छा, अब आजिज भाई मुझे ये बताएं कि आप क्या इसमें इस्लाहात होनी चाहिए? देखें 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा हमारी भी ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, पाकिस्तान की बड़ी लीडर हैं, आप पीपल्स पार्टी की रूए रवां हैं और थी भी, तय हो गया था ओपन बैलेट पे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये तो इलेक्शन का देखिए, मैं दामरा भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तय कर लिया कि वोट, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आर्टिकल 226 के तहत खुफिया रायशुमारी के तहत होगा। आप समझते हैं कि ये जो इल्जामात लगते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां होती हैं, पैसों का लेन देन, आप जैसे फैसल जावेद साहब जैसे जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, हमें पता है बगैर पैसे खर्च किए अपनी अपनी पार्टी के टिकट पे जीत लेते हैं, लेकिन काली भेड़े तो है ना सर, ये प्रोसीड ऑफ क्राइम के पैसों का लेन देन तो होता है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना। देखिए मैं इस बात की इसलिए हिमायत नहीं करता सारी बात की कि ये पैसों की लेन देन होनी चाहिए, मैं सख्ती से तरदीद करता हूं। काली भेड़ें जो हैं वो सोसाइटी के हर तबकात में पाई जाती हैं, मगर बावजूद उस बात के कि 226 की जो अमेंडमेंट की जो बात थी वो मुनाफिकत थी पीटीआई की। हाँ, इलेक्शन रिफॉर्म्स हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी किया है, मगर अब तो ये कह रहे हैं कि तुम लोग चोर हो, तुम मुकमुका करते हो, तो ये किससे बात करेंगे? मतलब इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए ये किससे बात करेंगे? और अमेंडमेंट के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जिन मेजर पार्टियों को आप चोर चोर कहते हैं, तो उनके वोटों के बगैर अमेंडमेंट कैसे आएगी? इसलिए इनको अपनी रवश तब्दील करनी पड़ेगी। अगर ये सीरियस हैं कि बिल्कुल इलेक्शन रिफॉर्म्स आए, हम बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। इससे पहले भी इन्होंने जब आर्मी चीफ की वो अमेंडमेंट के लिए उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया था उस पोस्ट को, तो हमने मदद की थी इनकी। ये नायल हैं, इनको पता नहीं है कि पार्लियामेंट कैसे चलेगी। तो हम पहली बात इलेक्शन रिफॉर्म्स पे यकीन रखते हैं, मगर इनको अपनी रवश तब्दील करनी पड़ेगी। हाँ, अगर ये सीरियस हैं या अपोजिशन से बात करें, अगर हम इनकार करेंगे बेशक आके ये टीवी पे कहें जी हमें इनकार किया। अच्छा, ये मुझे बताएगा, मैंने फैसल जावेद साहब से पूछा था, वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि अब्दुल हफीज शेख साहब
क्योंकि इस्लामाबाद का मार्का जो है उस पर बहुत ज्यादा लोगों की नजर जमी, लेकिन सिंध में भी चूंकि मुराद अली शाह साहब ने दावा किया कि 10 सीटें निकाल लेंगे और आप टोटल 11 सीटें हैं, MQM पाकिस्तान, PTI, GDA भी इकट्ठी हुई है। आप क्या देखते हैं, आपकी क्या प्रोजेक्शंस है? पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली से कितनी सीटें 11 में से निकाल लेगी? आजिज धामरा साहब। देखें, जो पीटीआई की इंट्रा पोजीशन है उससे तो लगता है कि 11 सीटें ही जो है वो पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। 11 मगर की issue 11 ये है, एक मिनट, अगर इनकी यही रही ना, आज भी देखें टीवी पे देखें तो धड़ाधड़ लोग इस्तीफाएं दे रहे हैं। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट जो असेंबली थी 2018 की, उसमें पीपल्स पार्टी के असेंबली में मेंबरान थे 85, और हमने अपनी हिकमत अमली से तमाम लोगों से बात करके 10 सीटें निकाली थी। ये वैसे क्या हिकमत अमली पीपल्स पार्टी के पास है कि दीगर जमातों के लोग आपके कैंडिडेट को वोट देते हैं? केपी में 6 MPS से 2 सेनेटर्स आप लोगों ने निकाली है, क्या हिकमत अमली है सर? इसलिए मैं उसका भी जवाब दे देता हूं कि देखें, अगर जिस पार्टी के पास 6 वोटर असेंबली में हो और कोई मेजर पार्टी को, मेन बड़ी पार्टी को अपनी टेक्नोक्रेट सीट के लिए 5 या 6 वोट दरकार होते हैं, तो वो अगली पार्टी को जनरल सीट देके वो वोट लेके अपना टेक्नोक्रेट का कैंडिडेट कामयाब कराते हैं। ये टेक्निकल इलेक्शन है, ये पॉसिबल है, इस पे डिबेट हो सकती है। ये कंफ्यूज करते हैं इस तरह के, जो छोटी पार्टी होती है वो कैसे जीतती है। भाई इस तरह जीतती है कि जो बड़ी पार्टी को अगर उन 6 वोटों की जरूरत होती है तो वो वोट खुद लेके लास्ट पे गिलानी साहब एडजस्टमेंट देती है। लास्ट पे यूसुफ रजा गिलानी साहब सरप्राइज कर पाएंगे या अब्दुल हफीज शेख के लिए बहुत स्मूथ सेलिंग होगी? हम सरप्राइज दे चुके हैं, इलेक्शन से पहले ही दे चुके हैं। रिजल्ट तो कल आएगा प्राइम मिनिस्टर साहब, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। चमक वाले गवर्नर को साथ बिठाया हुआ है, 2 दिन से वो और काम नहीं कर रहे हैं, वो सो भी नहीं रहे, और सिर्फ यूसुफ रजा बड़ा सियासी बार गिलानी है के खौफ है। आजिज भाई, बहुत बड़ा सियासी मार्का, लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच कि आप यहाँ पे ज्वाइन किया। व्यूअर्स, हमने पीपल्स पार्टी का पर्सपेक्टिव दिया क्योंकि पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद और सिंध असेंबली और KP बलूचिस्तान में भी इन रन है। पंजाब में तो फैसला हो गया है। जाहिर बात है अब तो कल ही पता चलेगा कि असल हकाइक क्या है, और जब हम ये शो कर रहे होंगे तो हमें पता होगा कि किसकी इस वक्त सेनेट में क्या पार्टी पोजीशन है। वी विश गुड लक टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल द कंटेंडर्स। कल तक देखेंगे। आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो अपने दूसरे मौजू की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे, सियासत से हट के इशू है लेकिन बहुत आम है। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि चौथा 3 रोज़ा आलमी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबला जो है उसका आगाज़ हो चुका है। आप ये विजुअल्स भी देख सकते हैं पाकिस्तान टेलीविजन प्रोग्राम सच के साथ की स्क्रीन पर, जिसमें ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की टीम जो है आर्मी की वो तो शरीक हो रही है, लेकिन इसके अलावा उर्दन, श्रीलंका, तुर्की और उज़्बेकिस्तान की टीमें भी इस मुकाबले में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जबकि मराकश, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के मुमालिक मुबस्सर के तौर पे हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जो फिजिकल फिटनेस है उसको जांचा जाता है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी के लिए जो प्लानिंग है, जो डिसीजन मेकिंग है, वो भी उसको भी तराशा खराशा जाता है और बड़ी अहम है। बिलखसूस पाकिस्तान और जो ये ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव के हवाले से, चूंकि हमें एक तो खुले दुश्मन का सामना है और एक हमें अनदेखे दुश्मन का भी सामना है दहशतगर्दी के अफरीद की सूरत में, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उसको बड़ी हतमी शिकस्त भी दी गई है। तो ज़रा आज के इस सेगमेंट में इस हवाले से जानेंगे कि ये जो मुकाबला पाकिस्तान में हो रहा है इसकी क्या अहमियत है, क्या अफादियत है। अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में जब ये मुकाबला होता है तो पाकिस्तान की जो ये आर्मी की टीम है वो तो अव्वल पोजीशन हासिल करती है। इससे क्या फ़वायद हो सकते हैं? हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मारूफ दिफाई तजियाकार मुबस्सिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, मेरा जितना इल्म था वो तो मैंने अपने व्यूअर्स के सामने रखा, चूंकि आपका एक पाक फौज का जबरदस्त बैकग्राउंड है, जरा तफसील से जरा बताइएगा सर। देखिए, ये बुनियादी तौर पे एक मल्टीफेरियस किस्म की ट्रेनिंग है जहां जवानों को फिजिकल इंड्योरेंस, मेंटल इंड्योरेंस, उनकी सर्वाइवेबिलिटी, प्लानिंग और फिर फिजिकल एक्शन जी, उसमें टेररिज्म भी है और एनिमी को काउंटर करना, ये सारी चीजें जो हैं इनको ट्रेन करते हैं। लेकिन इसका तरीकाकार ये है कि ये पूरी आर्मी ट्रेन करती है और ये नीचे लेवल से शुरू होता है। मुख्तलिफ टीमों के आगे कंपटीशन होते जाते हैं और जो जो टीमें जीतती जाती हैं वो आगे जाती जाती हैं। तो इस तरह आपकी अभी पाकिस्तान आर्मी, पूरी आर्मी से जो मुकाबला लड़के टीमें जो जीत के आई वो 8 टीमें आपके पास आ गई। उन 8 टीमों ने तो मुकाबला करना ही करना था, लेकिन आपने इसको
इन टीमों को भी बाहर की टीमों के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब बाहर की टीमें जो हैं उनमें से आपने नाम भी लिए कि हमारे पास श्रीलंका वगैरह और ये उज्बेकिस्तान वगैरह मुख्तलिफ मुल्कों से कुछ टीमें आई हैं, तो टर्की से भी है। सो ये ज्यादा टफ मुकाबला हो गया, क्योंकि जब एक एक टीम आती है बाहर से रिप्रेजेंटेशन के लिए तो वो लाजमन पूरी आर्मी से चुन के उन्होंने वो लोग भेजे होते हैं। तो हमारा मुकाबला बजाय इसके कि सिर्फ अपनी ही आर्मी में रहता, ये मुकाबला एंड्योरेंस का, प्लानिंग का और फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस का, ये हो गया दूसरे मुल्कों के साथ भी। ठीक। तो अब इसमें आखिर में आके एक विनर टीम होगी। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी आर्मी से जब ये नीचे से चलते हैं, मुकाबला लड़ते लड़ते ये लोग ऊपर तक पहुंचते हैं, तो कितने ज्यादा नीचे ट्रेनिंग हो चुकी हुई है और ये कितने टॉप पे पहुंचे होंगे लोग जो इतनी टीमों को हरा के तो यहाँ पे पहुंचे। ये इंटरनेशनली इनिशिएटिव है, इसको रेप्लिकेट किया गया है पाकिस्तान आर्मी ने, या पाकिस्तान आर्मी ये पहले से रिवायत रही है? इसमें होता ये है कि जो इंटरनेशनली तो बरतानिया का ही मुझे पता है कि वहाँ होता है, लेकिन हर मुल्क अपने इलाके, अपने टेरेन और अपने माहौल और हालात के मुताबिक करता है, इसको अरेंज करता है कंपटीशन को। हमारे यहाँ चूंकि कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, टेररिज्म यहाँ बड़ा शदीद रहा है और टेररिज्म के लिए जो इलाके हैं वो आपको पता ही है कि हमारे वो KPK वगैरह के या फाटा के इलाके टफ इलाके हैं जिनमें हाइट्स वगैरह और जो पैदल मूवमेंट है वो बड़ी मुश्किल है। तो इस लिहाज से ये इनकी नेचर ऑफ वर्किंग जो है वो डेफिनेटली उनसे कुछ मुख्तलिफ होगी। तो फिजिकल यानी फिजिकल एंड्योरेंस वगैरह आपको ज्यादा चाहिए होगी। तो इस लिहाज से ये एक बड़ा टफ किस्म का कंपटीशन होता है और लोग जो हैं इसमें मेहनत करते हैं, लेकिन दे टेक लॉट ऑफ प्राइड। हमारी जो टीम जाती रही है बरतानिया, वो पिछले 3 साल से लगातार वहां पे पूरी टीमों को हरा के नंबर 1 पोजीशन लेके आती रही। तो उस लिहाज से आप मैं चाहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा, थोड़े व्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए कि जिसमें कितनी इसमें कसीरुल जहद किस्म के ये मुकाबला है कि इसमें आबी रुकावट अबूर करना, हदफ की जासूसी, किमियाई हयातियाती ताबकारी और एटमी माहौल के तहत हिफाजती सोच इख्तियार करने समेत जंग के दौरान हर तरह के हालात से निपटने के काबिल बनाता है। तो सर इसके लिए जाहिर बात है बड़ा जो ट्रेनर्स भी होते होंगे और जो जैसे पाक आर्मी की 8 टीमें सिलेक्ट हुई तो काफी ये मल्टी सेक्टोरल मतलब मुख्तलिफ किस्म की पहलुओं को देखा जाता है। ये इससे जाहिर बात है कि जी इसमें यह ना कि अभी मसलन हमने जब टेररिज्म वगैरह का किस्सा आया तो पाकिस्तान आर्मी ने एंटी टेररिज्म ट्रेनिंग के लिए भी अपना एक अदारा, एक स्कूल बना दिया, एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। ठीक। अब वहां पे मल्टीफेरियस ट्रेनिंग मौजूद है। इसी तरह मुख्तलिफ आर्मी के मुख्तलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं मुख्तलिफ जगहों पे, इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड है, फिजिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड है, एबटाबाद में है। तो वहां से ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स वगैरह सारे मौजूद होते हैं यूनिट्स में और वो सबको हर तरह की ट्रेनिंग करवाते हैं। वो इसका मतलब ये कि जो टीम तैयार होगी उसको तकरीबन हर चीज की ट्रेनिंग वहां मिली हुई है, उनको प्रैक्टिसेस कराई हुई है, तभी वो कंपटीशन में आते हैं। जैसे अभी आपने इसका कहा पार करने का, अबूर करने का, अगर अभी ऑब्स्टिकल आ जाती है, रुकावटें आती हैं, नहर है, आपने नहरें पार करनी, पंजाब की आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी नहरें हैं जैसे अपर जिले वगैरह रास्ते में आती हैं। जी। तो ये इनको क्रॉस करना होता है। इसी तरह अगर वहां पे कहीं दलदल है, कोई और इस तरह का इलाका है जो झाड़ियां बहुत तकलीफदेह है, तो इन्होंने क्रॉल करके वहां से निकलना है। तो फिजिकल एंड्योरेंस का तो बहुत काम है, लेकिन आपने प्लानिंग करनी है, आपको रास्ते में जंग लड़नी पड़ेगी, आपको रास्ते में मुख्तलिफ जगहों पे दुश्मन मिलेगा जो आपको मुकाबला करना होगा। सो एक प्रॉपर बैटल जो है वो आपको लड़के तो जाना पड़ता है। वो सारा अरेंजमेंट किया होता है एक्सरसाइज में ताकि आपको रियलिज्म जो है वो मिलता रहे, ये ना हो कि आप रियलिज्म से हट जाएं। ठीक है। तो और वो सारा बड़ा सोच समझ के ये प्लान किया जाता है ताकि हकीकत का रूप उसमें मौजूद रहे। और ये जो हमारी जो यूजुअली वॉर गेम्स होती हैं या जिस किस्म की ज़र्ब मोमिन कराई गई या इस तरह की और जो एक्सरसाइजेस कराई गई, उससे ये हटके है? ये उससे मुख्तलिफ है। वो जो वॉर गेम्स हैं उसमें और एक्सरसाइज में कुछ फर्क है। वॉर गेम्स हैं ये यूजुअली ये तो बंद कमरों में यानी नक्शों पे प्लानिंग की एक्सरसाइज होती हैं। उन प्लानिंग की बुनियाद पे फिर आप फिजिकल जैसे ज़र्ब मोमिन की आप बात कर रहे हैं, ये फिर ग्राउंड पे एक्चुअल ट्रुप्स को ले जाके एक्सरसाइज की जाती है। वो नॉर्मल जो जंग है उसकी प्लानिंग और जैसे एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ जंग है तो जंगी हालात में वो ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन ये जो है उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। ये आप कह लीजिए कि ये कमांडो ट्रेनिंग के करीब करीब है। ओके, कमांडो ट्रेनिंग के करीब तरीन है। और सर इसको जो नाम दिया गया टीम स्पिरिट का,
तो इससे क्या मकसद वो उसकी वजह यह है कि ये इसमें एक तो टीमें मुकर्रर हैं, उनकी तादाद आदमियों की मुकर्रर है उसमें, और फिर उन्होंने एक दूसरे को असिस्ट करना होता है। ये सारा टीम वर्क है, ऐसे नहीं है कि कोई इंडिविजुअल अपना काम कर रहा है, कोई कुछ अपना कर, नहीं नहीं, दे हैव टू असिस्ट ईच अदर एंड एज ए टीम दे हैव टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की और एक नए व्यूअर्स इस मौजू को भी हमने अपने प्रोग्राम में डाला और ये जानने की कोशिश की कि इससे क्या मुराद है। ज़ाहिर बात है, वी विश बेस्ट ऑफ लक टू आवर टीम और हम उम्मीद करेंगे कि जैसे बरतानिया में अव्वल पोजीशन आई अपने होम ग्राउंड में, पाकिस्तान आर्मी की जो टीम है वो बाकी जो उनसे अच्छा मुकाबला ज़रूर होगा, लेकिन हमें सबकत हासिल होगी इंशाल्लाह। व्यूअर्स, अब आज के लिए यही कुछ। कल अब हम जब आएंगे तो देख रहे होंगे कि मुल्की सियासत में जो इस वक्त बहुत बड़ा सियासी मार्का होने जा रहा है और बहुत से मुबस्सिरीन की राय में सेनेट इलेक्शन, आइंदा जनरल इलेक्शन से पहले ये बड़ा मार्क है, उसके बाद फिर 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब देखते ही हैं कि जीतता कौन है। वैसे तो चूंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो ये तो मालूम है कि अक्सरियती जमात पीटीआई बनेगी। क्या कुछ सरप्राइज होगा या जिसकी जो तादाद है उसके मुताबिक मेंबरान सेनेट इलेक्ट हो जाएंगे, कल ही पता चलेगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।